हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 27 अप्रैल 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत और किस देश की नौसेनाओं ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत की? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। देखिए, भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जो है आपका वरुण 2021 का जो है 19वां संस्करण हाल ही में आयोजित हुआ है। यह नौसैन्य अभ्यास 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल 2021 तक अरब सागर में आयोजित किया गया। इस नौसैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से गाइडेड मिसाइल स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोलकाता, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेडियर आईएनएस तर्कस और आईएनएस तलवार, फ्लीट सपोर्ट शिप आईएनएस दीपक, चेतक इंटीग्रल हेलीकॉप्टर, कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी और P-8I लॉन्ग रेंज मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट आदि भाग ले रहे हैं। वहीं फ्रांसीसी नौसेना की ओर से इस अभ्यास का प्रतिनिधित्व विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गाल द्वारा राफेल एम फाइटर, E-2C हॉकवे एयरक्राफ्ट और केल्वेन एम एंड दाउफिन हेलीकॉप्टरों के साथ किया जाएगा। साथ ही इसमें फ्रांस की ओर से क्षितिज श्रेणी का एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयर सिविलियर फॉल, एक्विटाइन क्लास मल्टी मिशन फ्रिगेट FNS आदि भी शामिल है। इस 3 दिवसीय अभ्यास के दौरान समुद्र में उच्च स्तरीय नौसैनिक अभियानों को देखा जा सकेगा, जिसमें उन्नत एयर डिफेंस और एंटी सबमरीन अभ्यास, इंटेंड फिक्स्ड और रोटरी विंग फ्लाइंग ऑपरेशन, सामरिक समुद्री युद्धाभ्यास, सरफेस एंड एंटी एयर वेपन फायरिंग और अन्य समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन शामिल है। दोनों देशों की सेनाएं जो है इस अभ्यास में एक एकीकृत बल के रूप में अपने युद्ध कौशल क्षमता को बढ़ाएंगी, जिससे समुद्री क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आपका ए सही होगा, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस दिग्गज का कोरोना की चपेट में आने से 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए वंशीनाथ मिश्रा, ऑप्शन बी मोहन पंडित, ऑप्शन सी राजन मिश्रा, ऑप्शन डी अनिल मिश्रा। देखिए, पद्म भूषण पंडित राजन मिश्रा का जो है पद्म भूषण जो है आपके ध्यान रखिएगा कि इनको जो है पद्म भूषण मिला है। ठीक है, पद्म भूषण पंडित जो है राजन मिश्रा को 25 अप्रैल 2021 को जो है निधन हो गया है। वे 70 साल के थे। बनारस राजघराने के संबंध रखने वाले राजन मिश्रा भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत थे। भारत सरकार ने उन्हें जो है 2007 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उन्हें जो है 1978 में श्रीलंका में अपना पहला संगीत कार्यक्रम किया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजन मिश्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 अप्रैल, ऑप्शन बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 12 अप्रैल, ऑप्शन डी 20 मई। देखिए, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य रोजमर्रा के जीवन पर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क तथा डिजाइन आदि के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक समाज के विकास में रचनात्मक तथा नवोन्मेष के महत्व को रेखांकित करना है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की शुरुआत जो है वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा बौद्धिक संपदा के संबंध में आम जनमानस के बीच समझ विकसित करने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2000 में की गई थी। 26 अप्रैल 1970 को ही WIPO यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कन्वेंशन लागू हुआ था। विदित हो कि वैश्विक स्तर पर रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का गठन किया गया था। WIPO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। भारत जो है इसमें वर्ष 1975 में WIPO का सदस्य बना था। बौद्धिक संपदा के अंतर्गत ऐसी संपत्तियों को शामिल किया जाता है जो मानव बुद्धि द्वारा निर्मित होती है और उन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता। इनमें मुख्य तौर पर कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क आदि को शामिल किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 26 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत ने तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ गठजोड़ किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। देखिए, भारत ने तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के साथ गठजोड़ किया है। यह कवायद का मकसद है कि सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना है। एक संयुक्त बयान के मुताबिक दोनों संस्थान जो है वो युवा स्वदेशी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने भारत से आने वाले सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी यूएई। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात ने कोरोना वायरस की खराब होती स्थिति को देखते हुए 25 अप्रैल 2021 से 10 दिनों के लिए भारत से यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए यूएई से पहले भी कई देशों ने भारत से यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यूएई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। देखिए, मालदीव के पर्यटन मंत्रालय ने अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दी है। मंत्रालय ने कहा कि पर्यटन को कम से कम असुविधा के साथ सबसे सुरक्षित बनाने के हमारे प्रयास में सहयोग करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यह फैसला भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मालदीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश की पनडुब्बी KRI नांगला के गहरे समुद्र में डूबने की सूचना दी है, जो कि बीते दिनों अपने 53 चालक दल के सदस्यों के साथ बाली के पास से लापता हो गई थी? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। देखिए, इंडोनेशियाई नौसेना ने हाल ही में इंडोनेशियाई पनडुब्बी KRI नांगला के गहरे समुद्र में डूबने की सूचना दी है, जो कि बीते दिनों अपने 53 चालक दल के सदस्यों के साथ बाली, जो कि इंडोनेशिया में है, के पास से लापता हो गई थी। इंडोनेशिया की यह पनडुब्बी 21 अप्रैल 2021 को एक टारपीडो ड्रिल के आयोजन के दौरान लापता हुई थी। हालांकि इंडोनेशिया की नौसेना ने पनडुब्बी के गायब होने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया है। 1300 टन वजन वाली KRI नांगला 402 जर्मनी की टाइप 209 डीजल इलेक्ट्रॉनिक अटैक पनडुब्बी है। इसका निर्माण जो है वर्ष 1978 में शुरू हुआ था और इंडोनेशिया को यह पनडुब्बी जो है वो आपका 1981 में प्राप्त हुई थी। नांगला जैसी पनडुब्बियों में कम से कम 260 मीटर को एक सुरक्षित गहराई माना जाता है। इसके नीचे की गहराई को क्रस्ट डेप्थ के रूप में जाना जाता है, जहां पानी का वजन इतना अधिक हो जाता है कि उसे सहना पनडुब्बी के लिए लगभग असंभव होता है। नौसेना द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक सोनार स्कैन में जो है आपका 850 मीटर, ठीक है, यानी 2790 फीट की गहराई पर पनडुब्बी का पता लगाया है, जो कि नांगला की डाइविंग रेंज से काफी नीचे है और क्रस्ट डेप्थ में शामिल है। नवीनतम दुर्घटना से पूर्व इंडोनेशियाई नौसेना के पास कुल 5 पनडुब्बियां थी, जिसमें 2 जर्मन निर्मित टाइप 209 पनडुब्बियां और 3 दक्षिण कोरियाई निर्मित पनडुब्बियां शामिल थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा कौन से धातु के स्क्रैप को रिसाइकलिंग करने के लिए कम लागत वाली एक नई व कुशल तकनीक विकसित की गई है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी निकेल, ऑप्शन डी पारद। देखिए, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा एल्यूमिनियम स्क्रैप को रिसाइकलिंग करने के लिए कम लागत वाली एक नई व कुशल तकनीक विकसित की गई है। श्री रामकृष्ण इंजीनियरिंग कॉलेज कोयम्बटूर और CSIR NIIA त्रिवेंद्रम के वैज्ञानिकों की एक टीम ने जो है एल्यूमिनियम स्क्रैप को रिसाइकलिंग करने के लिए कम लागत वाली एक कुशल तकनीक विकसित की है। यह तकनीक औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए मूल्यवर्धित, गैर मूल्यवर्धित और गैर खतरनाक कचरे, एल्यूमिनियम मिश्र धातुओं और मिश्रित स्क्रैप्स को कंबाइन कर उन्हें कुशलतापूर्वक रिसाइकल कर सकती है। यह नई तकनीक भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के सपोर्ट से चलाए जा रहे उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत विकसित की गई है,
जिसे भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम का भी साथ मिला है। गौरतलब है कि परंपरागत एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग तकनीक में कई अशुद्धियां निष्क्रिय होती है, यथा लोहा, टीन, लेड इत्यादि। इसके अतिरिक्त इसमें भारी निवेश की भी जरूरत होती है। इसके अलावा इस प्रक्रिया में मैग्नीशियम मिश्र धातुओं, फेरस मिश्र और उच्च सिलिकॉन मिश्र धातुओं आदि भी मैनुअल छटाई भी करनी होती है। इसके बावजूद इसने निकला हुआ मैग्नीशियम पर्यावरण के लिए खतरनाक होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व ग्राफिक्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 अप्रैल, ऑप्शन बी 28 अप्रैल, ऑप्शन सी 27 अप्रैल, ऑप्शन डी 26 अप्रैल। देखिए, विश्व ग्राफिक्स दिवस 27 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ग्राफिक्स डिजाइन एसोसिएशन द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना जो है 27 अप्रैल 1963 को हुई थी। विश्व ग्राफिक्स दिवस, जिसे विश्व ग्राफिक डिजाइन दिवस भी कहा जाता है, दुनिया के संचार डिजाइन और इसकी भूमिका को पहचानने का एक मौका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 27 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार के औषधि नियंत्रण महानिदेशक ने कोरोना संक्रमितों के उपचार हेतु कौन से इंजेक्शन के सीमित उपयोग की स्वीकृति दे दी है? ऑप्शन ए वायराफिन, ऑप्शन बी पेगाइलेटेड, ऑप्शन सी इंटरफेरॉन, ऑप्शन डी अल्फा 2B। देखिए, हाल ही में भारत सरकार के औषधि नियंत्रण महानिदेशक ने कोरोना संक्रमित के उपचार हेतु वायराफिन के सीमित उपयोग की स्वीकृति दी है। भारत सरकार के औषधि नियंत्रण महानिदेशक के मध्यम श्रेणी के कोविड-19 लक्षणों वाले रोगियों के उपचार के लिए जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित वायराफिन के सीमित उपयोग की आपात स्वीकृति दे दी है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार कोविड-19 महामारी के विरुद्ध समान रणनीतियों की दिशा में काम करने हेतु देश में उद्योगों को हर संभव सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वायराफिन को दी गई आपात स्वीकृति इस दिशा में एक नया पड़ाव है, जो कि चिकित्सा सुविधा प्रदाताओं के लिए एक वरदान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वायराफिन। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।